नमस्कार साथियों। स्वागत बंदन अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत पर। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ चुके हैं। और जिस प्रकार आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास पूरा पढ़ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के बाद आज हम मध्यकालीन इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आपने देखा था कि 21 भागों में, कुल मैंने 21 भागों में आपको मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाया था। तो इस प्रकार 21 भागों में मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के बाद आज हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड कोई भी वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुल 100 प्रश्न जो हैं मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सारे के सारे प्रश्न मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से ही रिलेटेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक पहला पूछ रहा है कि मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली क्या है। 4 ऑप्शन इसने यहाँ पर दिए हैं। कुतवार मुरैना जो कि आसन नदी के तट पर स्थित है, सूरवाहा मंदिर जो कि मुरैना में स्थित है, पवाया पद्मावती जो कि डबरा में स्थित है, या सिंगोनिया मंदिर, ठीक है, सिंगोनिया ककन मठ मंदिर। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपके और भी किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुतवार मुरैना जो कि आसन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली कौन सी है? कुतवार मुरैना जो कि आसन नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए, हम समझते हैं कि ये जो मृत्युंजय कर्ण था ये आखिरकार था कौन। तो महाभारत में आप जो अंगराज कर्ण के बारे में सुनते उसी के लिए यहाँ पर मृत्युंजय कर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उसी के लिए यहाँ पर, ठीक है, उसी की यहाँ पर क्या की गई है, बात की गई है। देखिए, आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में आपने एक सीन देखा होगा कि जो माता कुंती रहती हैं वो क्या करती हैं, भगवान सूर्य का एक मंत्र पढ़ती हैं और भगवान सूर्य क्या है, अपना रथ लेकर यहाँ आ जाते हैं और माता कुंती को एक पुत्र भेंट स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले के कुतवार नामक स्थान पर ही क्या थी, घटित हुई थी। और इस प्रकार से ये जो आपके सामने प्रश्न बनाया गया है। तो आईएमपी क्वेश्चन है आपका और कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अब हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठीक है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि महमूद गजनबी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ठीक है, जब मैंने आपको मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति बताई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था इन आक्रमणकारियों के बारे में कि किसने मध्य प्रदेश पर कब कब हमला किया था। तो अगर हम बात करें महमूद गजनबी के बारे में तो इसने 1021 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र पर क्या किया था, अपना हमला किया था। ठीक है, 1021 ईस्वी में इसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र पर अपना हमला किया था। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, बाबर ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया था? ठीक है, ग्वालियर पर नहीं किया था, चंदेरी पर नहीं किया था, धार पर नहीं किया था, या भोपाल पर नहीं किया था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए, मुगल काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया ही था कि बाबर जब मध्य प्रदेश में आया तो इसने किस किस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था। ग्वालियर पर जमाया, चंदेरी पर जमाया, धार पर जमाया, लेकिन भोपाल पर जो था इसने अपना कब्जा नहीं जमाया था। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चौथे नंबर के प्रश्न के बारे में। चौथे नंबर के प्रश्न देखिए,
चौथे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ये कि खिलजी राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसको मिस्र के अब्बासी खलीफा ने खिल्लत की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है, खिलजी राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसको मिस्र के अब्बासी खलीफा ने खिल्लत की उपाधि प्रदान करी थी। तो क्या है इसका राइट आंसर? महमूद खिलजी द्वितीय है, नासिर शाह खिलजी है, गयासुद्दीन खिलजी है या महमूद खिलजी प्रथम है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम जो था, इसको मिस्र देश के अब्बासी खलीफा ने खिल्लत की उपाधि प्रदान करी थी, क्योंकि ये जो था इसने अपने आसपास के पड़ोसी राजाओं के साथ अपने शासनकाल में काफ़ी सारे युद्ध किए और उन राजाओं से युद्ध के साथ काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भी किया था। ठीक है, काफ़ी सारे युद्धों में ये जीता भी था, काफ़ी सारे युद्धों में क्या हुआ, ये जीता भी था, जिसके परिणाम स्वरूप 1466 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1466 ईस्वी में, 1466 ईस्वी में मिस्र देश के अब्बासी खलीफा ने इसको खिल्लत की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी है कब करी थी, 1466 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते अब हम। मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर में, खरगोन में, छतरपुर में या जबलपुर में? तो बताइए, ये तो अभी हाल का ही क्वेश्चन है। सबसे लास्ट चैप्टर जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास में रहा है वो यही रहा है, मराठा साम्राज्य के दौरान मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा, तो आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका वो है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का खरगोन जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का खरगोन जिला, खरगोन जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बड़बाहा। ठीक है, क्या नाम है इसका? बड़बाहा। और बड़बाहा नामक जिले पर ही क्या है आपका एक स्थल है जिसको हम रावेर खेड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? रावेर खेड़ी के नाम से जानते हैं। यहीं पर क्या है आपकी मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है, रावेर खेड़ी में। तो चलिए, ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। छठवें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं अब हम। छठवें नंबर का प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में दिलावर खाकी मस्जिद स्थित है जिसका निर्माण खिलजी राजवंश के शासनकाल में करवाया गया था? आईएमपी क्वेश्चन है आपका और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा वो जिला है जिसमें खिलजी राजवंश के शासनकाल में बनवाई गई दिलावर खाकी मस्जिद स्थित है? धार है, अलीराजपुर है, भोपाल है या फिर होशंगाबाद है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? देखिए, राइट आंसर जो है वो है आपका धार। ठीक है, राइट आंसर जो है वो है आपका धार। धार जिले में खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाई गई दिलावर खाकी मस्जिद स्थित है जिसका निर्माण खिलजी राजवंश के ही शासनकाल में हुआ था। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, मंडला के किले में किसने राज राजेश्वरी की स्थापना की थी? ठीक है, मंडला के किले में किसने राज राजेश्वरी की स्थापना की थी? बघेल राजाओं ने की थी, ठीक है, या राजा नरेंद्र शाह ने की थी, निजाम शाह ने की थी या विक्रमादित्य ने की थी? तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर? ठीक है, विक्रमादित्य तो हो नहीं सकता। ठीक है, विक्रमादित्य तो हो नहीं सकता क्योंकि विक्रमादित्य के समय ये जो है विक्रमादित्य बुंदेला राजवंश का शासक है। ठीक है, और इस समय क्या था, बुंदेला राजवंश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। निजाम शाह भी नहीं हो सकता क्योंकि निजाम शाह तो एक मुस्लिम था, तो वो क्यों कराएगा राज राजेश्वरी की स्थापना? बघेल राजाओं ने भी नहीं कराई थी। तो फिर राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी या बा। जो गोंड राजवंश का शासक नरेंद्र शाह था, ठीक है, नरेंद्र शाह जो कि एक मुगल समर्थक था। ठीक है, क्या था? मुगल समर्थक था। और इसने अपने शासनकाल में जो कि गोंड राजवंश का वास्तविक संस्थापक था उस समय पहाड़ सिंह, उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और उसको युद्ध में हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ सिंह के जाने के बाद 1687 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1687 ईस्वी में ये
गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर आकर बैठ जाता है और अपना नाम नरेंद्र सिंह से नरेंद्र शाह में परिवर्तित कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वंश है जिसकी स्थापना, ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सा वंश है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के निजी सेवक द्वारा की गई थी? गौरी राजवंश है, खिलजी राजवंश है, फारूकी राजवंश है, या इनमें से कोई सा भी राजवंश नहीं है? तो देखिए, फारूकी राजवंश है आपका, या खिलजी राजवंश है, या गौरी राजवंश है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है आपका फारूकी राजवंश। ठीक है, फारूकी राजवंश जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मत जो है गौरी के लिए भी हो सकता है, खिलजी लिए के भी हो सकता है, पर अधिकांश लोगों का मत गौरी और खिलजी दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने दो राजवंश हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो गौरी राजवंश देखने को मिलता है और एक फारूकी राजवंश देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों ही राजवंशों के साथ फिरोज शाह तुगलक का एक अलग प्रकार का संबंध है। देखिए, अगर हम बात करें गौरी राजवंश के बारे में, तो गौरी राजवंश की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वो था आपका कौन? गौरी राजवंश की स्थापना इसके प्रांतपाल या सूबेदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि खिलजी राजवंश की स्थापना की गई थी इसके जो निजी सेवक था उसके द्वारा। ठीक है, जो इसका निजी सेवक था उसके द्वारा खिलजी राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, निजी सेवक मीन्स पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, इसने करी थी इसकी स्थापना खिलजी राजवंश की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि बुंदेला राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, बुंदेला राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसने जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी? छत्रसाल था, वीर सिंह बुंदेला था, हृदय शाह था, या मधुकर शाह था? तो कौन था ये था आपका वीर सिंह जुदेव बुंदेला। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो था इसने जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी। अच्छा, क्यों कर दी थी इसने हत्या? इसने हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि क्या था, अकबर का जो नवरत्न था अब्बुल फजल, इसने जहांगीर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में जहांगीर के मुगल सम्राट बनने का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या हो गया, ये इससे रूठ गया। तो इसने उस समय क्या था, बुंदेला राजवंश के शासक वीर सिंह जुदेव बुंदेला के और जहांगीर के मध्य क्या थे, काफ़ी अच्छे संबंध थे। ठीक है, क्या थे, काफ़ी अच्छे संबंध थे, और इन्हीं संबंधों के आधार पर जहांगीर ने वीर सिंह जुदेव बुंदेला से कहकर अब्बुल फजल की हत्या करवा डाली थी। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं हम। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मराठों से मुगल सम्राट फारूक सियर के विरुद्ध सहायता मांगी थी? गोंडों ने मांगी थी, बुंदेलाओं ने मांगी थी, खिलजियों ने मांगी थी, या गौरियों ने मांगी थी? अब देखिए, ये एक स्पेशल प्रश्न है आपका, और कभी कभी आपके ये प्रश्न एग्जाम में इसी तरीके से आ सकते हैं। तो किससे मांगी थी? अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए, अगर जिसने पढ़ा ना हो तो वो इन चारों में से किसी एक को बता देगा, लेकिन अगर जिसने पढ़ा है तो कहेगा कि इनमें से सर कोई सा भी प्रश्न सही नहीं है, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। जी हाँ, मराठों से मुगल सम्राट फारूक सियर के विरुद्ध ना तो गोंडों ने सहायता मांगी, ना ही बुंदेलाओं ने सहायता मांगी, ना ही खिलजियों ने मांगी, और ना ही गौरियों ने मांगी थी। तो मांगी किसने थी? मांगी थी सैयद बंधुओं ने। ठीक है, किसने सहायता मांगी थी? मराठों से मुगल सम्राट फारूक सियर के विरुद्ध सैयद बंधुओं ने सहायता मांगी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, विख्यात गुर्जरी महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये तो आपके मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास का भी एक टॉपिक है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। तो कहाँ पर स्थित है? कटनी में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, नरसिंहपुर में स्थित है, या छिंदवाड़ा में स्थित है? बताइए, तो कहाँ पर स्थित है ये है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, विख्यात गुर्जरी महल जो है ये ग्वालियर में स्थित है, जिसका निर्माण तोमर राजवंश के राजा मान सिंह तोमर ने अपनी रानी, ठीक है,
किसके लिए करवाया था? मृगनयनी के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से किसे 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के शासन को संभालने के लिए भेजा गया था? हुसैन खां गोरी को भेजा गया, ठीक है। किसको भेजा गया? हुसैन खां गोरी को भेजा गया, नासिर शाह खिलजी को भेजा गया, मलिक अहमद रजा फारूकी को भेजा गया, या निजाम शाह को भेजा गया? तो क्या है इसका राइट आंसर? देखिए, आपने गौरी राजवंश के अंतर्गत पढ़ रखा है कि जो गौरी राजवंश था, क्या हुआ जब 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के शासन को संभालने के लिए किसे भेजा? हुसैन खां गोरी को भेजा था, ठीक है, जो कि इसका एक राज्यपाल था, ठीक है, प्रांतपति या सूबेदार जिसके माध्यम से हम कहते हैं। तभी क्या हुई थी? गौरी राजवंश की स्थापना हुई थी। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन खां गौरी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन खां गौरी। तो लगा लो ते, वो मेरी अभी वीडियो बन के रेडी थोड़ी भाई, मैं बीच में ब्रेक लगा रहा हूँ। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 पूछ रहा है कि शेर शाह ने मालवा पर अधिकार कर किसे वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ठीक है, शेर शाह ने मालवा पर अधिकार कर किसे वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? मोहम्मद खां को किया था, आरिफ खां को किया था, शुजात खां को किया था, या बशीर खां को किया था? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? आपने सूर्यवंशकालीन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत इसको जाना है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है शुजात खां, ठीक है। शेर शाह ने मालवा पर अधिकार कर शुजात खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन, ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना किस राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई थी? ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना किस राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई? बघेल राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई, सिंधिया राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई, बुंदेला राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई, पवार राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई, या फिर गोंड राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई थी? 5 ऑप्शन इसने यहाँ पर आपको दिए हैं। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है बघेल, ठीक है। बघेल राजवंश के राजाओं के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। जो बघेल राजवंश के शासक गुलाब सिंह थे, ठीक है, बघेल राजवंश के शासक गुलाब सिंह के द्वारा की गई थी ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना। और कब की गई थी? तो देखिए 1925 ईस्वी में की गई थी, ठीक है।
और 1925 ईस्वी में जब ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय ये जो ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज था, ये रीवा दरबार कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस दरबार से, किस नाम से जाना जाता था? रीवा दरबार कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज कर दिया गया था। तो काफ़ी सारे फैक्ट आपके एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं और कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? ठीक है, किसने किया था? बाबर ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था या औरंगजेब ने किया था? तो किसने किया था? वो किया था बाबर ने। ठीक है, चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर बाबर ने आक्रमण किया था। अच्छा, देखिए बाबर ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण तो कर लिया, लेकिन आक्रमण करने के साथ साथ जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, ये क्या था, बाबर से हार गया था। अब हारने के बाद क्या था, जो मेदिनी राय के महल में उपस्थित सभी स्त्रियां थीं, इन्होंने क्या कर लिया, जौहर कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दो स्त्रियां ऐसी थी जो कि जौहर कुंड में कूदकर अपने प्राण नहीं त्याग पाई थी। इन दो पुत्रियों को क्या कर गया, बाबर अपने साथ ले गया और इनका विवाह किसके साथ करा दिया? अपने दो पुत्र, जिसका नाम था कौन कौन? कामरान और हुमायूं। ठीक है, कौन कौन? कामरान और हुमायूं के साथ करा दिया था। ठीक है, 4 पुत्र थे बाबर के, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। फिर देखिए हम बात करते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में। महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासिका थी? शुंग की थी, चंदेल की थी, परमार की थी या गोंड की थी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है गोंड। ठीक है, महारानी कमला देवी जो थी यह गोंड राजवंश की शासिका थी। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक के शासनकाल में इसके प्रांतपति ने दमोह में बटियागढ़ के किले का निर्माण करवाया था? ठीक है, सल्तनत काल के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया है कि सल्तनत काल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति कैसी रही थी, वहाँ पर मैंने आपको ये वाला फैक्ट बताया है। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? गयासुद्दीन तुगलक है, महमूद लोदी है, खिज़र खां सैयद है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या जलालुद्दीन खिलजी है? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इसके प्रांतपति दमोह में, ठीक है, इसके प्रांतपति ने दमोह में बटियागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, बटियागढ़ जो कि दमोह में स्थित है, यहाँ पर हमको गयासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति के द्वारा बटियागढ़ के किले के निर्माण कराए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बटियागढ़ नामक स्थान पर। आगे हम बात करते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन। रायसेन के किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राजा उदय बर्मन ने करवाया, राजा कीर्तिपाल ने करवाया, राजा राजबसंती ने करवाया या राजा अजयपाल ने करवाया? तो रायसेन के किले का निर्माण किसने करवाया था? रायसेन के किले का निर्माण करवाया था राजा राजबसंती ने। ठीक है, किसने करवाया था? राजा राजबसंती ने। रायसेन के किले का निर्माण राजा राजबसंती ने करवाया था। फिर बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 20। ये आपसे इसमें ही नहीं, काफ़ी सारे एग्जाम में, जो भी एमपी लेवल के एग्ज़ाम है, ये मान लीजिए हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन हर बार के लिए फिक्स सा ही है, हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है? दिलावर खां के मकबरे को कहा जाता है, दिलावर खां की मस्जिद को कहा जाता है या फिर जहाज महल को कहा जाता है या चंदेरी के महल को कहा जाता है? काफ़ी जो चारों की चारों इमारत जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ही आपकी पॉपुलर इमारतें हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो चंदेरी का महल जो कि चंदेरी में ही स्थित है, जहाज महल जो कि कहाँ पर स्थित है आपका मांडू में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है आपका एक ऐसा स्थल है जिसके दोनों ओर क्या है, तालाब है, और जब इन तालाबों में बरसात के मौसम में खूब पानी भर जाता है तो ऐसा लगता है कि हम बीच समुद्र में एक जहाज में बैठे हों, ठीक है, या खड़े हों। तो इसी कारण क्या है, इसको जहाज महल कहा जाता है। बाकी दिलावर खां की मस्जिद के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, जो कि खिलजी राजवंश के शासनकाल में बनवाई गई थी, धार में स्थित है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में
तो राइट आंसर जो है वो है दिलावर खां का मकबरा। जी हाँ, दिलावर खां के मकबरे को क्या है, मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 21वां, बघेल राजवंश के किस राजा ने, ठीक है, या बघेल राजवंश के किस वीर ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी? ठीक है, वीर मान सिंह ने की थी, या वीर मधुकर शाह ने की थी, या राजा रामचंद्र ने की थी। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है बघेल राजवंश के राजाओं के नाम है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है वीर मान सिंह। ठीक है, वीर मान सिंह ने क्या थी, चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। ठीक है, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और बाद में ऐसा कहा भी जाता है कि इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए बघेल राजवंश के शासक वीर मान सिंह या वीर मान सिंह पर हमला भी किया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया था। 22वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से किस राजा को धोखा देकर मारा था? ठीक है, शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से किस राजा को धोखा देकर मारा था? राजा पूरनमल को मारा था, राजा रामचंद्र को मारा था, राजा भाव सिंह को मारा था, या वीर मान सिंह को मारा था? ठीक है, तो देखिए वीर मान सिंह भी हो सकता है कि हो सका हो वीर मान सिंह को मार दिया हो क्योंकि इसने हुमायूं का साथ दिया था। राजा भाव सिंह भी हो सकता है, राजा रामचंद्र भी हो सकता है, राजा पूरनमल भी हो सकता है। मैं दरअसल आपकी ही भाषा में आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें सही प्रश्न के बारे में, तो सही उत्तर जो है इसका, ठीक है, सही उत्तर जो है वो है राजा पूरनमल। राजा पूरनमल ने क्या था, ठीक है, राजा पूरनमल को शेरशाह सूरी ने धोखा देकर मारा था। ठीक है, फिर देखिए 23वें नंबर का क्वेश्चन, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? प्रतिहार राजवंश के राजा कीर्तिपाल ने, राजा सूरज सेन ने, राजा राजवसंती ने, या राजा अजयपाल ने? अब देखिए राजा राजवासंती तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, राजा राजवासंती तो जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी आपने हाल में ही पढ़ा है, राजा राजवसंती ने तो क्या कराया था, रायसेन के किले का निर्माण करवाया था। सूरज सेन के बारे में अगर आपने पढ़ रखा हो कि सूरज सेन ने किस किले का निर्माण करवाया था, आप कमेंट में ऑप्शन, ठीक है, आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि राजा सूरज सेन ने किस किले का निर्माण करवाया था। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि सूरज सेन भी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। फिर अगर हम बात करें राजा अजयपाल के बारे में, तो इसने तो अजयगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? अजयगढ़ के किले का निर्माण कराया था। तो फिर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ है प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। ठीक है, क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 24वें नंबर का प्रश्न, क्या है, बुंदेला राजवंश के उस शासक का नाम बताइए। ठीक है, बुंदेला राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसकी पुत्री मस्तानी का मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ प्रेम प्रसंग था। कौन था ये व्यक्ति? रुद्र प्रताप बुंदेला था, जुझारू सिंह बुंदेला था, मधुकर शाह बुंदेला था, या छत्रसाल बुंदेला था? ठीक है, तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, छत्रसाल बुंदेला की पुत्री का नाम था मस्तानी, जिसका मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ प्रेम प्रसंग था। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर मूवी भी बन चुकी है अब तो। फिर देखिए 25वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो कि पत्थरों पर नक्काशी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है? ठीक है, अजयगढ़ का किला है, ओरछा का किला है, मंडला का किला है, या ग्वालियर का किला है? तो कौन सा किला है जो कि पत्थरों पर नक्काशी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका वो है अजयगढ़ का किला। ठीक है, अजयगढ़ का किला ही जो है ये पत्थरों पर नक्काशी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका, जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में स्थित है। ये रहा आपसे।
अब हम बात करते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 26वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में देखिए, निम्नलिखित में से गौरी राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसने अपने शासन काल में, ठीक है, अपनी राजधानी धार से मांडू परिवर्तित कर दी थी। पहले क्या था, गौरी राजवंश की राजधानी जो थी वो धार थी, और किस शासक के शासनकाल में ये राजधानी धार से मांडू ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन इसने यहाँ पर दिए हैं। हुसैन खां गोरी है, अल्प खां गोरी है, गजनी खां गोरी है, और या मोहम्मद शाह गोरी है। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है अल्प खां गोरी। ठीक है, अल्प खां गोरी, जिसने अपने शासनकाल में गौरी राजवंश की राजधानी धार से मांडू ट्रांसफ़र कर दी थी। फिर देखिए 27वें नंबर का प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब, कहाँ, बा किसके मध्य हुआ। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, और किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1561 में, ठीक है, 1561 में बाज बहादुर और अकबर की सेनाओं के मध्य हुआ था, या फिर 1782 में मराठों और गोंडों के मध्य हुआ था। ठीक है, या फिर 1634 में जुझारू सिंह बुंदेला या प्रेम सिंह बुंदेला के मध्य हुआ था। जुझारू सिंह बुंदेला और गोंड राजवंश के शासक प्रेम शाह के मध्य हुआ था, या फिर 1728 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम या भोपाल के निजाम के मध्य हुआ था। ठीक है, अब देखिए, आपको किसी ने भी अगर डीपली पढ़ रखा होगा एमपी का मिडिएवल हिस्ट्री, तो वो इसका राइट आंसर बता पाएगा। देखिए, आपने मुग़ल काल पढ़ा है, मुग़ल काल में मैंने आपको अकबर के ऊपर विशेष रूप से 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक मैंने आपको अकबर द्वारा मालवा पर किए गए आक्रमण के बारे में बताया था, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको अकबर द्वारा गोंडवाना पर किए गए आक्रमण के बारे में बताया था। तो मालवा पर किए गए आक्रमण के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि बाज बहादुर के नेतृत्व में क्या था, मालवा एक अत्यंत समृद्ध और संपन्न राज्य था, जिसको हड़पने के लिए, ठीक है, अकबर ने 1561 में अपने 2 आदमी को यहाँ पर भेजा था। ठीक है, और उन्हीं लोगों ने क्या करा, 1561 में, कब, 29 मार्च, ठीक है, कब, 29 मार्च 1561 को अपनी सेनाओं के साथ बाज बहादुर खां के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर जो है वो इस प्रश्न का वो है 1561 में बाज बहादुर और अकबर की सेनाओं के मध्य हुआ था। फिर देखिए 28वें नंबर का प्रश्न, इसमें भी युद्ध के बारे में ही पूछ रहा है कि चौरागढ़ का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ था। चौरागढ़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। गोंडों और बुंदेलाओं के मध्य हुआ था, बुंदेलाओं और मुगलों के मध्य हुआ था, मराठाओं व बुंदेलाओं के मध्य हुआ था, या इनमें से किसी के भी बीच में नहीं हुआ था। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है गोंडों और बुंदेलाओं के मध्य। ठीक है, किसके मध्य हुआ था ये? गोंड शासकों और बुंदेला शासकों के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बारे में ऊपर भी एक जानकारी दी गई है। देखिए क्या था, 1634 में बुंदेला राजवंश के शासक जुझारू सिंह बुंदेला, ठीक है, 1634 ईस्वी में बुंदेला राजवंश के शासक जुझारू सिंह बुंदेला और गोंड राजवंश के शासक प्रेम शाह के मध्य एक युद्ध हुआ, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के गढ़मंडला नामक स्थान में स्थित चौरागढ़ नामक स्थल पर हुआ था, और इस युद्ध को हम चौरागढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? गोंडों और बुंदेलाओं के मध्य। ठीक है तो ये है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए फिर देखिए 29वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि शेष शाही तालाब कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? ओरछा के किले में स्थित है, नरवर के किले में है, बांधवगढ़ उद्यान उमरिया में स्थित है, या नरसिंहपुर के किले में स्थित है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एमपी के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो राइट आंसर जो है इसका ये है बांधवगढ़ उद्यान उमरिया।
ठीक है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? बांधवगढ़ उद्यान उमरिया। फिर देखिए 30वें नंबर का प्रश्न, बुंदेला राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। राजा छत्रसाल था, वीर सिंह बुंदेला था, हृदय शाह था या मधुकर शाह बुंदेला था। एग्जाम में हुआ आया क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका हृदय शाह बुंदेला। ठीक है, हृदय शाह बुंदेला जो था इसने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। अच्छा, हृदय शाह बुंदेला जो था वो किसका पुत्र था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हृदय शाह बुंदेला जो था ये किस राजा का पुत्र था। आगे देखिए 31वें नंबर का क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के पेशवा नारायण राव व मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर के मध्य कब युद्ध हुआ था? ठीक है, मराठा साम्राज्य के पेशवा मराठा साम्राज्य के पेशवा नारायण राव व मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर के मध्य कब युद्ध हुआ था? तो कब हुआ था? 1772 से लेकर 1773 ईस्वी के मध्य हुआ था, या 1773 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी के मध्य हुआ था, 1782 ईस्वी में हुआ था, या इनमें से किसी भी ईस्वी में नहीं हुआ था? राइट आंसर क्या है इसका? 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी के मध्य मराठा साम्राज्य के पेशवा नारायण राव व मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर के मध्य युद्ध हुआ था। 32वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया था? मैंने आपको बताया है कि बाबर ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, कौन कौन सी लड़ी थी? पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। इनमें से 3 का तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक़ है। तो देखिए, जो बाबर था इसने खानवा के युद्ध में क्या था, मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर भी क्या था, अपना कब्जा जमा लिया था। क्योंकि जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, इसका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर भी क्या था, अपना आधिपत्य था। ठीक है, किसका था? राणा सांगा का क्या था? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर भी क्या था? आधिपत्य था। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 33वां, खिलजी राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने मुसलमान अमीरों से षड्यंत्र से, ठीक है, मुसलमान अमीरों के षड्यंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, खिलजी राजवंश के उस शासक का नाम बताना है जिसने मुसलमान अमीरों के षड्यंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। तो क्या इसका सही आंसर गयासुद्दीन खिलजी है, महमूद शाह खिलजी है, नासिर शाह खिलजी है या महमूद खिलजी द्वितीय है? तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर जो है वो इसका महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय के द्वारा ही मुसलमान अमीरों के षड्यंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये अमीर क्या हुआ करते थे, मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार आप धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत पोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार से धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आप उनके अनैतिक अत्याचारों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इसी प्रकार क्या हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, और इनके पास क्या हुआ करता था, इतना पावर हुआ करता था कि ये राजा को भी उसके पद से हटवा सकते थे। ठीक है, फिर देखिए 34वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? संग्राम शाह था। ठीक है, संग्राम शाह जो था ये गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। फिर देखिए 35वें नंबर का प्रश्न, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक देवपाल के पुत्र जयतुग्गी के शासनकाल में मध्य प्रदेश पर किस सल्तनत कालीन शासक ने आक्रमण किया था? ठीक है, तो कौन था ये? बलबन था, इल्तुमिश था, ऐबक था या इनमें से कोई नहीं था? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है बलबन। ठीक है,
इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है बलबन। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो बलबन और इल्तुतमिश को आपस में जोड़ा जा सकता है, मतलब बलबन भी हो सकता है और इल्तुतमिश भी हो सकता है ऑप्शन में। तो कई कई सारे लोग भी अब क्या होते हैं, इल्तुतमिश और बलबन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का चौथे नंबर का सुल्तान था, ठीक है, जबकि बलबन जो था ये गुलाम वंश का 90 नंबर का सुल्तान था, ठीक है। किस वंश कितने नंबर का सुल्तान था ये? 90 नंबर का सुल्तान था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि गुजरात के चालुक्य वंश के शासक देवपाल के पुत्र जयतुग्गी के शासनकाल में, ठीक है, मतलब देवपाल पहले का और उसके बाद जयतुग्गी। तो इस हिसाब से हम देखें तो इल्तुतमिश यहाँ पर पहले आएगा और बलबन उसके बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पुत्र के बारे में पूछा है, तो पुत्र के हिसाब से क्या है, इसका राइट आंसर बलबन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देवपाल के समय किसका शासन था, सल्तनत काल में इल्तुतमिश का था, जबकि जयतुग्गी के शासन काल में किसका शासन था, बलबन का शासन था। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के उस राजवंश का नाम बताइए जिसके शासकों के शासनकाल में मध्य प्रदेश में अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया एवं इन शासकों ने उस आक्रमण को विफल कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा आईएमपी आपका ये क्वेश्चन है और मैंने आपको शुरुआत में ही ये वाली बात बताई है, ठीक है। और ये न केवल मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास का, ठीक है, प्राचीन इतिहास का भी ये फैक्ट है और ये मध्यकालीन इतिहास का भी फैक्ट है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए कैसे है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट प्रथम था, इसके शासनकाल में अरब आक्रमणकारियों ने मध्य प्रदेश पर हमला करने की योजना बताई थी, ठीक है, जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने क्या कर दिया था, असफल कर दिया था। आगे देखते हैं हम 37वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इमारत के बारे में, ये भी आपका काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि एमपी से रिलेटेड है, ठीक है, और वैसे भी पूछा जा सकता है आपका इंडियन लेवल के एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा आईएमपी ये क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस इमारत के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है ये ताजमहल से भी पहले हुआ था और ये भारत की पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है जो कि ताजमहल से भी ज़्यादा प्राचीन है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन इसने यहाँ पर दिए हैं। दिलावर खां का मकबरा है, दिलावर खां की मस्जिद है, जहाज महल स्थित है, हजरत शाह बिकारी दरगाह है या फारूकी ईदगाह है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जो जितनी भी इमारत दी हुई हैं आपकी, ये सारी की सारी इमारतें जो हैं खिलजी राजवंश के शासनकाल में बनवाई गई इमारतें हैं। जी हाँ, ठीक है, क्या है, खिलजी राजवंश के शासनकाल में बनवाई गई इमारतें हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो है दिलावर खां का मकबरा, ठीक है। दिलावर खां का मकबरा जो है, इसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत की पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है जिसका निर्माण ताजमहल से भी पहले हुआ था, ठीक है, और इसको ताजमहल की प्रेरणा भी माना जाता है, ठीक है। ताजमहल की क्या माना जाता है? प्रेरणा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ ने सबसे पहले इस इमारत को देखकर ही क्या था, ताजमहल बनाने का निर्णय लिया था। प्रश्न क्रमांक 38वां, गोंड राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नरहरि शाह था, निजाम शाह था, शिवराज शाह था, दलपति शाह था या चंद्र शाह था? तो कौन था? ये था आपका नरहरि शाह, ठीक है। गोंड राजवंश का अंतिम शासक जो था ये नरहरि शाह था। आगे देखिए, मंगल ग्रह के जन्म से संबंधित जहां मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है कहां पर स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है आपका और आप देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है संदीपनी आश्रम के पास उज्जैन, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? संदीपनी आश्रम के पास उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है। फिर देखिए 40वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को
मध्यकाल में दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण का पहरेदार कहा जाता था। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, और कई सारे प्रश्न, ठीक है, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। असीरगढ़ का किला, धार का किला, रायसेन का किला, ओरछा का किला, दतिया का किला या अमरपाटन का किला। ठीक है, इतने सारे किले यहाँ पर दिए हैं, तो कौन सा किला सही है आपके हिसाब से बताइएगा। बाय चांस मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रश्न में तुक्का लगाना चाहे तो बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या है, देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका, अगर आपने थोड़ी बहुत भी एमपी पढ़ी होगी तो आप अच्छे से इस प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए, चलिए सभी ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें मंदसौर के किले के बारे में, तो मंदसौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करें अमरपाटन के किले के बारे में, तो अमरपाटन का किला कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है। ठीक है, ये भी क्या है, दक्षिण साइड नहीं है। ठीक है, जबलपुर तरफ स्थित है। ठीक है, बीच की तरफ। फिर ओरछा की बात करें तो ओरछा तो जो है वो बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड मीन्स मध्य प्रदेश राज्य का उत्तरी क्षेत्र। फिर अगर हम बात करें रायसेन के बारे में, तो रायसेन जो है ये भोपाल के बाद आता है। ठीक है, क्या आता है, भोपाल के बाद आता है, मध्य प्रदेश का बीच का ही एरिया है। फिर हम बात करें धार के बारे में, तो ये पश्चिमी मालवा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, धार। फिर हम बात करें असीरगढ़ के बारे में, तो देखिए असीरगढ़ कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। और बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है। तो इस प्रकार क्या है, आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से दे सकते हैं अगर आपको ये पता भी ना हो तो। और अगर हम वैसे बात करें कि वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है असीरगढ़ का ही किला। ठीक है, असीरगढ़ के किले को क्या है, मध्यकाल में दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण का पहरेदार कहा जाता था। अच्छा, क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जो किला है ये क्या था, अपनी मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब मध्य प्रदेश में ऐसे किले हैं, रायसेन का भी किला है, ग्वालियर का भी किला है और असीरगढ़ का भी किला है। इन किलों को जीत पाना सभी शासकों के लिए क्या हुआ, मुश्किल हुआ। ठीक है, तो चूँकि ये दक्षिण में स्थित था, तो दक्षिण से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले क्या था, इस किले को जीतना जरूरी था, जो कि एक मुश्किल काम था। ठीक है, इसी कारण क्या है, इसको दक्षिण का पहरेदार कहा जाता है। चलिए फिर देखिए 41वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोंड राजवंश के किस शासक को 52 गणाधिपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोंडों के उस शासकों का नाम बताना है जिसको 52 गणाधिपति के नाम से जाना जाता है। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर, संग्राम सहाय, यादव राय, नरहरि सहाय या हरि सहाय। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा संग्राम शाह। संग्राम शाह जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा देखिए, संग्राम शाह जो था, जब ये गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर बैठा, उस समय क्या था, गोंडों का साम्राज्य केवल जबलपुर एवं मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक ही विस्तृत था। ठीक है, संग्राम शाह ने इस स्थिति का सुधार करते हुए साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा विस्तृत किया, जिसके अंतर्गत इसने अपने आसपास के कितने 52 गढ़ों को, ठीक है, 52 गढ़ मीन्स 52 किलों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। यही कारण है कि इसका नाम पड़ गया क्या, एक और 52 गणाधिपति। आगे हम बात करते हैं बाजना मठ, जो कि भारत के 3 सिद्ध तांत्रिक मंदिरों में से एक सिद्ध तांत्रिक मंदिर है, किस जिले में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा आईएमपी आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पर है, जबलपुर में, उमरिया में, मंडला में या रीवा में। ठीक है, तो क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, बाजना मठ जो कि भारत के 3 सिद्ध तांत्रिक मंदिरों में से एक सिद्ध तांत्रिक मंदिर है, मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें इसके किलोमीटर के बारे में, तो 6.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मील की बात करें तो 9 मील की दूरी पर स्थित है। और देखिए जबलपुर ज़िले में ही क्या है, एक संग्राम सागर झील है।
ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि बाजना मठ किस झील के किनारे पर स्थित है, तो यहाँ संग्राम सागर झील है। इसी संग्राम सागर झील के पास क्या है, एक मंदिर है जो कि भैरव बाबा से रिलेटेड है, और इसी मंदिर को क्या है, हम बाजना मठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, बाजना मठ के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का एक सिद्ध तांत्रिक मंदिर है। आपको बता दूं, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की प्रत्येक ईंट में कोई ना कोई मंत्र फूंक कर इसकी स्थापना की गई है। और ऐसे भारत में कुल कितने 3 सिद्ध तांत्रिक मंदिर है, जिनमें से एक बाजना मठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 43वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। तो क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है वो है हुसैन खां गोरी। ठीक है, हुसैन खां गोरी को मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हुसैन खां गोरी था, इसने क्या करा था, मालवा में अपने शासनकाल में इमारतों का निर्माण करवाया। और इसके अलावा ये गोरी राजवंश के अंतर्गत एक ऐसा शासक था जिसको स्थापत्य कला में क्या थी, काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, और चूंकि इसको स्थापत्य कला में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, तो इसने क्या करा, मालवा में कई प्रकार की इमारतों की स्थापना करी, और इसका नाम होगा क्या, मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक मालवा में। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए 44वें नंबर का आपका प्रश्न है, परमार वंश ने मालवा में कब से लेकर कब तक अपना शासन किया था। ठीक है, यही जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। परमार वंश ने कब से लेकर कब तक मालवा में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1285 ईस्वी तक, 1000 से लेकर 1122 ईस्वी तक, या 1000 से लेकर 1100 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, इस मिसप्रिंट के लिए आप हमको क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हम राइट बात करें हम, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1021 ईस्वी से लेकर 1285 ईस्वी तक परमार वंश ने मालवा में अपना कब्जा जमाया था। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपका, ये आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं, मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किसे वहाँ का, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर वहाँ के किस शासक को अपना सामंत नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, आपने पढ़ भी रखा है। मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति में मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं राइट आंसर के बारे में। तो देखिए राइट आंसर जो है वो इसका है लोहंग देव। जब मोहम्मद गोरी ने 1195 से लेके 1196 ईस्वी के मध्य क्या किया था, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर क्षेत्र पर क्या किया था, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। और इस समय यहाँ का जो शासक था वो था कौन, लोहंग देव, जिसको मोहम्मद गोरी ने युद्ध में हराकर अपना सामंत नियुक्त कर दिया था। आगे देखिए 46वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 46वें नंबर का क्वेश्चन, अमरपाटन के किले का निर्माण किस राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बघेल, बुंदेला, गोंड या तोमर राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था, ये था बघेल राजवंश के राजाओं के द्वारा। ठीक है, बघेल राजवंश का राजा जो कि अमर सिंह था। ठीक है, बघेल राजवंश का राजा अमर सिंह ने क्या था, अमरपाटन के किले का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर स्थित है, अभी आपने हाल में ही देखा, सतना जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है, सतना जिले में स्थित है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 47वां, निम्नलिखित में से किस किले की दीवार से टकराकर उल्का नामक आग्नेय शास्त्र के फटने से शेरशाह सूरी की क्या होती है, मृत्यु होती है। जी हाँ, सूर्यवंशकालीन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये वाली बात मैंने आपको स्पेशल तौर पर बताई थी कि किस किले की दीवार से टकराकर उल्का नामक आग्नेय शास्त्र के फटने से क्या हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर भी आपके कई सारे ऑप्शन दिए हैं, कलिंजर का किला है, गढ़मंडला का किला है, अमरपाटन का किला है, असीरगढ़ का किला है, या बुरहानपुर का किला है। तो क्या है इसका राइट आंसर,
इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, क्या था, जब शेरशाह सूरी था तो उसने अपने शासनकाल में, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में काफ़ी सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों में विजय हासिल करी। ठीक इसी प्रकार उसने कलिंजर के किले को भी जीतने की ठानी, लेकिन कलिंजर के किले पर जब भी वो आक्रमण करता था तो असफल हो जाया करता था। ऐसे में एक बार उसने कलिंजर के किले को तोप से ही उड़ाने की ठान ली और तोप से उड़ाने के परिणाम स्वरूप जो उसने आग्नेयास्त्र छोड़ा तोप के माध्यम से, ठीक है, वह कलिंजर की किले की दीवार से टकराकर वापस उसी ओर आ गया जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था। और आग्नेयास्त्र के फटने के साथ आपका शेरशाह सूरी भी फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं हम, चौरागढ़ का किला मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। ठीक है, चौरागढ़ का किला मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है चौरागढ़ का किला मध्य प्रदेश राज्य के, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा नामक तहसील में क्या है, चौरागढ़ का किला स्थित है। फिर देखिए 49वें नंबर का क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के किस शासक को कलिंजर के युद्ध में हराकर समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, विद्याधर को, परिमार्दी देव को, धंगदेव को या गंडकी को। ठीक है, किसको हराकर जमाया था इसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के शासक परिमार्दी देव को कलिंजर के युद्ध में हराकर समूचे बुंदेलखंड पर अपना कब्जा जमा लिया था। चंदेल वंश के अंतर्गत हमने ये वाली बात पढ़ी है। वही मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण के अंतर्गत भी हम ये चीज़ देखते हैं, सल्तनत काल में देखते हैं, सॉरी, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं के साथ अकबर के क्या थे, मधुर संबंध थे। बताइए कि किस राजवंश के राजाओं के साथ अकबर के मधुर संबंध थे। तो कौन सा वंश था वो, बघेल राजवंश था। ठीक है, बघेल राजवंश के राजाओं के साथ क्या थे, अकबर के काफ़ी मधुर संबंध थे। आपने देखा भी है, बघेल राजवंश के राजा रामचंद्र और अकबर के मध्य विक्रमादित्य और अकबर के मध्य वीरभद्र सिंह और अकबर के मध्य जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं के साथ क्या थे, अकबर के मधुर संबंध थे। कारण क्या था, कारण था कि इस राजवंश के राजा वीरमान सिंह और वीरमान सिंह ने क्या करा था, अकबर के पिता हुमायूं की चौसा के युद्ध में मदद करी थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 51वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 51वां क्या पूछ रहा है ये, कि निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक देवपाल के शासनकाल में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर अपना हमला किया था। तो क्या है इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है इल्तुमिश। और इस प्रश्न के बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर भी समझा दे रहा। देखिए इल्तुमिश के शासनकाल में क्या था, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर गुजरात के चालुक्य वंश का शासक देवपाल का शासन था। ठीक है, और इल्तुमिश के बाद जब बलवन आया तो उस समय क्या था, देवपाल के पुत्र जयतुर्की का शासन था। बस इतना समझिए आप, इसके अलावा आप कुछ भी मत समझिए। फिर देखिए बाजीराव ने कब और कहां पर मध्य प्रदेश पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, बाजीराव ने कब और कहां पर मध्य प्रदेश पर पहली बार आक्रमण किया। तो कब किया था इसने, 1722 ईस्वी में मालवा पर किया, 1724 ईस्वी में बुरहानपुर पर किया, या फिर 1728 ईस्वी में भोपाल पर किया, या 1724 ईस्वी में बुंदेलखंड पर किया। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर। देखिए बाजीराव ने क्या मध्य प्रदेश पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, तो 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 3 बार मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने मध्य प्रदेश पर हमला किया, और पहली बार जब किया तो किया था 1722 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 53वें नंबर का प्रश्न देखिए, बुरहानपुर जो है वो निम्नलिखित में से किसकी प्रेम कहानी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, शाहजहां और मुमताज़ की, जोधा अकबर की, रानी रूपमती और बाज बहादुर खां की,
जहांगीर और नूरजहां की, मानसिंह और मृगनयनी की, या फिर सलीम और अनारकली की। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन में से कौन सा वो प्रेमी जोड़ा है जिसकी प्रेम कहानी के लिए बुरहानपुर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है शाहजहां और मुमताज़। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की सबसे पहली मुलाकात मुमताज़ से जो हुई थी ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम। इस्लाम शाह सूर का आक्रमण बुंदेला राजवंश के किस शासक के शासनकाल में होता है? रुद्र प्रताप बुंदेला, भारती चंद्र बुंदेला, मधुकर शाह बुंदेला, कुंवर हरदौर बुंदेला, प्रेम शाह बुंदेला या हृदय शाह बुंदेला। ठीक है, किस राजवंश के शासनकाल में, ठीक है, बुंदेला राजवंश के किस शासक के शासनकाल में इस्लाम शाह सूर का आक्रमण होता है? तो कौन था? ये था आपका भारती चंद्र बुंदेला। ठीक है, भारती चंद्र बुंदेला के शासनकाल में क्या था? मध्य प्रदेश में मुसलमान आक्रमणकारी इस्लाम शाह सूर आक्रमण करता है। और कहाँ पर आक्रमण करता है ये? तो ये करता है टीकमगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर आक्रमण करता है ये? टीकमगढ़ में आक्रमण करता है। और टीकमगढ़ में भी एक विशेष जगह है जिसका नाम है क्या? टीकमगढ़ में भी एक विशेष जगह है जिसका नाम है जतारा। यहाँ पर क्या करता है? ये आक्रमण करता है और आक्रमण कर कर क्या करता है? ये जतारा का नाम अपने ही नाम के आधार पर क्या कर देता है? इस्लामाबाद कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? इस्लामाबाद कर देता है। तो और भी आपके AIMP फैक्ट्स हैं। आगे हम बात करते हैं जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जहांगीरी महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है, बांधवगढ़ में स्थित है, मांडू में स्थित है या निमाड़ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये है आपका ओरछा में। जहांगीरी महल जो है ये ओरछा में स्थित है। मधुकर शाही तिलक का संबंध किस राजवंश के राजाओं के साथ है? बघेल राजवंश, बुंदेला राजवंश, गोंड राजवंश या इनमें से किसी भी राजवंश के साथ नहीं है? तो आपको बता दूं, मधुकर शाही तिलक का संबंध बुंदेला राजवंश के राजाओं के साथ है। ठीक है, कैसे है? देखिए, जो बुंदेला राजवंश के शासक मधुकर शाह बुंदेला थे, ये अपने समय में क्या थे? अपने माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाया करते थे जिसको समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में मधुकर शाही तिलक के रूप में क्या थी? ख्याति प्राप्त थी। ठीक है, और ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हीं के द्वारा ओरछा के राजा राम मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि ओरछा के राजा राम है, वहीं पर क्या थी? मधुकर शाह बुंदेला के द्वारा इस मंदिर की निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ओरछा के राजा राम मंदिर का। आगे हम बात करते हैं, अकबर ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए पहली बार किसे भेजा था? अभी आपने हाल में ही देखा है किसको भेजा था। ठीक है, तो बताइए किसको भेजा था? मलिक नसीर को भेजा, आसिफ खां को भेजा, अब्दुल्ला खां को भेजा या पीर मोहम्मद खां या आदम खां को भेजा? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद खां और आदम खां को क्या था? अकबर ने पहली बार मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अभी हाल में ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? ये केवल ना आपका MP की हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बल्कि जो MP करंट अफेयर है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर क्या है इसका? देखिए, राइट आंसर ओरछा है। ठीक है, ओरछा को क्या है? अभी हाल में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया, महमूद खां खिलजी ने करवाया, नासिर शाह खिलजी ने करवाया या महमूद खिलजी द्वितीय ने करवाया? तो किसने करवाया था इसका निर्माण? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, जो कि खिलजी राजवंश का शासक था। इसने अपने आसपास के सभी राजाओं के साथ शांति की नीति अपनाई थी। किसी के साथ इसने किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया था। इसी के द्वारा क्या था? जहाज महल का निर्माण करवाया गया था। 60वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गोंड शासक ने अपने शासनकाल में गोंड राजवंश की राजधानी गढ़मंडला से रामनगर ट्रांसफर कर दी थी? ठीक है, तो कौन सा यह शासक था जिसके शासनकाल में गोंड राजवंश की राजधानी गढ़मंडला से
रामनगर परिवर्तित कर दी गई थी। प्रेम शाह था, ठीक है, प्रेम शाह था, नरहरि शाह था, निजाम शाह था या हरि शाह था? तो कौन था? हृदय शाह। हृदय शाह के शासनकाल में क्या है, गोंड राजवंश की राजधानी गढ़मंडला से परिवर्तित कर कहाँ कर दी गई थी? रामनगर कर दी गई थी, ठीक है। हृदय शाह, जिसके मुगलों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, और इन्हीं संबंधों के आधार पर हृदय शाह को प्रेम शाह का उत्तराधिकारी बनने दिया गया, जो कि क्या थे, इनके पिता थे। चलिए चलिए प्रश्न क्रमांक 61वां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य दुरई की संधि हुई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके मध्य दुरई की संधि हुई थी? भोपाल के निजाम और बाजीराव के मध्य हुई, गोंड शासकों या बुंदेला शासकों के मध्य हुई, गोंड या मराठा शासकों के मध्य हुई, या बुंदेला या मुगल शासकों के मध्य हुई? तो किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी भोपाल के निजाम और बाजीराव प्रथम के मध्य, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजीराव प्रथम ने मध्य प्रदेश पर कितनी बार हमला किया था? 3 बार हमला किया था। तीसरी बार इसने 1728 ईस्वी में हमला किया था। इस हमले के दौरान भोपाल के निजाम और बाजीराव के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें भोपाल का निजाम बाजीराव से हार जाता है, ठीक है। तो हारने के बाद कब? 1738 ईस्वी में, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात ये इससे एक संधि करता है, जिसको हम दुरई की संधि के नाम से जानते हैं, और इस संधि के अंतर्गत संपूर्ण मालवा क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण मालवा क्षेत्र, इसके अलावा चंबल का क्षेत्र और जो नर्मदा के बीच का भाग है, ठीक है, नर्मदा के बीच का भाग है, ये क्या करता है? बाजीराव को प्रदान कर देता है। 62वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मालवा में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी? दिलावर खान ने की थी, मलिक अहमद रजा फारूकी ने की थी, आइने मुल्क ने की थी, या नासिर खान फारूकी ने की थी? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है आपका क्या? दिलावर खां, ठीक है। दिलावर खां ने क्या था? मालवा में सर्वप्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी शासक थे, इन्होंने किसी न किसी बड़े शासक के अधीन होकर मध्य प्रदेश के मालवा में शासन किया था, पर इसने क्या किया? सबसे पहले स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, स्वतः शासन की स्थापना करी इसने। आगे देखिए 63वें नंबर का प्रश्न है, रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती व अकबर के सेना नायक आसफ खां के मध्य जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? जबलपुर के बरेला में, बड़वा के रावेरखेड़ी में, उमरिया के बांधवगढ़ में, खरगोन के महेश्वर में, या धार के मांडू में? तो क्या है इसका राइट आंसर? मैंने आपको बताया है जब अकबर ने गोंडवाना के ऊपर हमला किया था, ठीक है। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है जबलपुर का बरेला, ठीक है। रानी दुर्गावती व अकबर के सेना नायक आसफ खां के मध्य जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, वो जगह मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के बरेला नामक स्थान पर स्थित है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अकबर ने दूसरी बार मालवा पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल्ला खां को कब भेजा था? ठीक है, अकबर ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए दूसरी बार अब्दुल्ला खां को कब भेजा था? तो देखिए 1561 ईस्वी में तो आपको पता ही है किसको भेजा था, पीर मोहम्मद खां और आदम खां को भेजा था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो 1564 इसका आंसर नहीं है, 1563 भी नहीं है, 1562 ईस्वी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1562 ईस्वी में क्या था, अकबर ने अपने एक सैनिक अब्दुल्ला खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और फिर बाद में जो अब्दुल्ला खां था इसने मालवा के शासक बाज बहादुर खां को हरा दिया था, ठीक है, और हरा कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 65वें नंबर का प्रश्न देखिए, फारूकी ईदगाह कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में, मांडू में, भोपाल में, या अलीराजपुर में? तो कहाँ पर स्थित है ये फारूकी ईदगाह जो है, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। चंदेल वंश के किस राजा ने महमूद गजनवी को युद्ध में हराया था? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है वो विद्याधर है, ठीक है। चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी को युद्ध में हराया था। अब देखिए क्या था, जो विद्याधर था
ये कन्नौज के शासक राजपाल द्वारा जब महमूद गजनबी ने राजपाल के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया तो इसने इससे लड़े बिना ही क्या कर दिया, इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर इसके इस व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो गया और उसने क्या कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी और इसी के स्थान पर क्या कर दी, उसके पुत्र की राज सिंहासन पर स्थापना कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप महमूद गजनबी क्रुद्ध होकर विद्याधर से टक्कर लेने के लिए आता है और इस टक्कर में ये विद्याधर के साम्राज्य का बाल बांका भी नहीं कर पाता है और विद्याधर जो है ये महमूद गजनबी को युद्ध में हरा देता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, विद्याधर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बघेल शासक विक्रमादित्य ने अपने विद्रोही राज दरबारियों से संघर्ष के बाद अपने राज की राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित कर दी थी। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, बघेल राजवंश के अंतर्गत मैंने आपको बताया भी है। तो कहाँ कर दी थी, देखिए बांधवगढ़ से रीवा क्या कर दी थी, इसने ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है, बांधवगढ़ से रीवा इसने ट्रांसफ़र कर दी थी। क्या था, जो विक्रमादित्य था ये अपने पिता वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद बघेल राजवंश के राज दरबार में बैठा। तो जब ये अपने पिता वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद बघेल राजवंश के राज दरबार में बैठा, उस समय क्या था, बघेल राजवंश में क्या था, राजा रामचंद्र की मृत्यु हुई थी। ठीक है, राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद क्या हुआ, अकबर ने इसको आदेश दिया कि ये जाकर क्या है, अपने राज को संभाले। पर क्या था, ये बीच में ही पालकी से गिरकर मर गया। अब जब ये बीच में ही पालकी से गिरकर मर गया तो इसके स्थान पर इसके पुत्र विक्रमादित्य को बिठाया गया, जो कि एक प्रकार का नाबालिग था। ठीक है, शासन को संभालने की दृष्टिकोण से इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर इसके राज दरबारियों ने इसके खिलाफ संघर्ष कर दिया, जो कि विद्रोही राज दरबारी थे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक घमासान युद्ध हुआ जो कि विक्रमादित्य के लिए संभाल पाना मुश्किल हो गया। तो विक्रमादित्य ने अकबर से सहायता मांगी और 1597 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1597 ईस्वी में अकबर ने पालदास नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में विशाल सेना को इस विद्रोह से निपटने के लिए भेजा। हालांकि इस विद्रोह से विक्रमादित्य निपट चुका था और कुल 9 माह तक का समय लगा था। ठीक है, 9 माह तक का समय लगा था इस विद्रोह के द्वारा बांधवगढ़ के किले पर विजय पाने के लिए। लेकिन बाद में इस विद्रोह के बाद विक्रमादित्य ने अपनी राज की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा ट्रांसफ़र कर दी थी। 68वें नंबर का प्रश्न देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे दिलावर खां की उपाधि दी थी। अल्फ खां गोरी को, गजनी खां गोरी को, मलिक अहमद रजा फारूकी को या हुसैन खां गोरी को। तो किसको दी थी, हुसैन खां गोरी को जो थी फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खां गोरी की उपाधि दी थी 14वीं शताब्दी में। ठीक है, जब इसने इसको मालवा का राज सिंहासन संभालने के लिए भेजा था। किस बुंदेला शासक ने अपने शासनकाल में शाहजहां का विरोध किया था। ठीक है, किस बुंदेला शासक ने अपने शासनकाल में शाहजहां का विद्रोह किया था। तो किसने किया था, जुझारू सिंह बुंदेला ने किया था, कुंवर हरदौल बुंदेला ने किया था, छत्रसाल बुंदेला ने किया था या विक्रमादित्य बुंदेला ने किया था। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर जो है वो है आपका जुझारू सिंह बुंदेला। जी हाँ, इसने क्या किया, अपने शासनकाल में बुंदेला राजवंश मुगल शासक शाहजहां का विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि क्या था, जो जुझारू सिंह बुंदेला था ये क्या, बुंदेला राजवंश के लोग मुगल लोगों को टैक्स दिया करते थे, जो कि जुझारू सिंह बुंदेला ने देने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के मध्य क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब को यहाँ पर भेजता है। ठीक है, किसको भेजता है, औरंगजेब को यहाँ पर भेजता है। फिर देखिए 70वें नंबर का प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में पाए गए हैं। सागर, धार, जबलपुर या कटनी। कहाँ पाए गए हैं, तो कहाँ पाए गए हैं, सागर में पाए गए हैं। ठीक है, सागर में एक स्थान है जिसका नाम है दुलनीपुर, यहाँ पर क्या है, फिरोज शाह तुगलक के साक्ष्य पाए गए हैं। 71वें नंबर का क्वेश्चन, शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी।
तो शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ की मृत्यु मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर ज़िले में हुई थी। ठीक है, बुरहानपुर, जो कि इन दोनों की प्रेम कहानी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं, मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसकी कब्र को यहीं पर सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, और जिस स्थान पर उसकी कब्र को सुरक्षित रखा गया उसको हम कहते हैं क्या? बीबी की मस्जिद, जो कि बुरहानपुर में ही स्थित है। 72वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, फारूकी राजवंश के किस शासक ने अकबर के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था? ठीक है, नासिर खान फारूकी ने कर दिया था, मलिक नसीर ने कर दिया था, रजा अली खान फारूकी ने कर दिया था, या बहादुर खान फारूकी ने कर दिया था? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहादुर खान फारूकी ने, जो कि 1597 से लेके 1600 तक इसने शासन किया। अकबर के सामने जाकर क्या कर दिया? इसने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उस समय क्या था, फारूकी राजवंश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आगे देखिए, हृदय नगर नामक नगर की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा को जाता है? गोंड, बुंदेला, गौरी या फारूकी? तो हृदय नगर नामक नगर की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से बुंदेला, ठीक है, गोंड राजवंश के शासकों को जाता है। ठीक है, गोंड राजवंश का शासक जो हृदय शाह था, इसने हरकूखेड़ा गांव के समीप, ठीक है, हरकूखेड़ा गांव के समीप अपने ही नाम के आधार पर एक नगरी की स्थापना की, जिसको हृदय नगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 74वां, बघेल राजवंश के उस राजा का नाम बताइए जिसने हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना की थी। कौन था ये? विश्वनाथ सिंह था, भाव सिंह था, अमर सिंह था, या गुलाब सिंह था, या मार्तंड सिंह था? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है विश्वनाथ सिंह। जी हाँ, विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना की गई थी। ठीक है, रानी तालाब कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने कराया था? ठीक है, बघेल राजवंश के राजाओं ने कराया, रीवा में स्थित है। बुंदेला राजवंश के राजाओं ने कराया, ओरछा में स्थित है। गोंड राजवंश के राजाओं ने कराया, जबलपुर में स्थित है। या परमार राजवंश के राजाओं ने कराया, धार में स्थित है? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी हाँ, बघेल राजवंश के राजाओं ने रानी तालाब का निर्माण करवाया, जो कि रीवा में स्थित है। बघेल राजवंश का जो राजा भाव सिंह था, ठीक है, बघेल राजवंश का राजा भाव सिंह जो था, ये क्या था, अपनी रानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा रानियाँ थीं। इसकी कुल 29 प्रमुख रानियाँ थीं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख थी वो थी चित्तौड़ की राजकुमारी अजब कुमरी। ठीक है, तो इन्हीं सभी रानियों के लिए इसने एक रानी तालाब का निर्माण करवाया, जो कि रीवा में स्थित है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? रजा अली खान फारूकी ने, शेरशाह सूरी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर है रजा अली खान फारूकी। ठीक है, जो कि फारूकी राजवंश का एक शासक था। असीरगढ़ के किले में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 77वां, बुंदेला राजवंश के किस शासक ने, ठीक है, बुंदेला राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने मुगल शासक शाहजहाँ का वफादार होकर बुंदेला राजवंश के राज्य सिंहासन पर शासन किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था, शाहजहाँ ने उसको बुंदेला राजवंश के राज दरबार से अपदस्थ कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ओरछा की विद्रोही जनता, जो कि मुगलों के खिलाफ थी, को काबू नहीं कर पाया था। क्या होना चाहिए इस प्रश्न का राइट आंसर? काफ़ी बड़ा ये प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा। देवी सिंह बुंदेला, फाड़ सिंह बुंदेला, सुजान सिंह बुंदेला, या जुझारू सिंह बुंदेला? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है देवी सिंह बुंदेला। ठीक है, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। आसिफ खां की वापसी के बाद गोंडवाना साम्राज्य का शासक किसे मान लिया गया था? ठीक है, आसिफ खां की वापसी के बाद गोंडवाना साम्राज्य का शासक किसे मान लिया गया था? तो किसे मान लिया गया था? चंद्र शाह को मान लिया गया था, संग्राम शाह को मान लिया गया था, छत्र शाह या हरी शाह को मान लिया गया था? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? चंद्र शाह। ठीक है, फिर जैनाबाद व बुरहानपुर नामक नगरों की स्थापना का श्रेय खिलजी राजवंश के किस शासक को जाता है? महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह खिलजी, या मलिक नसीर को? ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है मलिक नसीर।
ठीक है, क्या आंसर है इसका? मलिक नसीर। जैनाबाद व बुरहानपुर नामक नगरों की स्थापना का श्रेय खिलजी राजवंश के शासक मलिक नसीर को जाता है, जिसने अपने धर्मगुरु जैनुद्दीन की सहायता से, ठीक है, कब? जैनुद्दीन की सहायता से ताप्ती नदी के दोनों किनारों पर दो नगरों की स्थापना की, जिनमें से एक को जैनाबाद और दूसरे को बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं 80वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में। मालवा का शासक बाज बहादुर खां अपनी किस रानी के साथ प्रेम प्रसंगों के कारण संपूर्ण मालवा क्षेत्र में काफी चर्चा में था? ठीक है, रूपमती के साथ था, मृगनयनी के साथ था, मस्तानी के साथ था, कुंवरी गणेश के साथ था, या अजब कुमरी के साथ था। ये चारों पांचों जो महिलाओं के नाम दिए गए हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं। ठीक है, रूपमती, मृगनयनी, मस्तानी, कुंवरी गणेश, अजब कुमरी। अजब कुमरी के बारे में तो अभी आप पढ़ ही चुके हो, बघेल राजवंश के राजा भाव सिंह की सबसे प्रमुख रानी। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है रूपमती। जी हाँ, रूपमती वो स्त्री है जिसके साथ प्रेम प्रसंग के कारण मालवा का शासक बाज बहादुर खां जो था, ये संपूर्ण मालवा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। फिर देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि आसिफ खां की वापसी के बाद गोंडवाना साम्राज्य का शासक किसे मान लिया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आसिफ खां की वापसी के बाद गोंडवाना साम्राज्य का शासक चंद्र शाह को तो मान लिया गया, लेकिन इस मान्यता के बदले चंद्र शाह ने आसिफ खां को, ठीक है, अपने पिता संग्राम शाह द्वारा जीते गए 52 गढ़ों में से कितने गढ़ प्रदान कर दिए थे? 19 कर दिए थे, 10 कर दिए थे, 14 कर दिए थे, या 12 कर दिए थे? तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का राइट आंसर? 10। ठीक है, 10 क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है। 82वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक मध्यकालीन राजवंश है? फारूकी, खिलजी, गौरी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है फारूकी। ठीक है, फारूकी राजवंश जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास का निमाड़ क्षेत्र से संबंधित एक राजवंश है, जिसको हम निमाड़ का फारूकी राजवंश कहकर संबोधित करते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 83वां, ओरछा के राजा राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है, मधुकर साहब बुंदेला के द्वारा, कुंवर हरदौल के द्वारा, कुंवरी गणेश के द्वारा, या नरेंद्र शाह के द्वारा? तो देखिए, अगर हम बात करें नरेंद्र शाह के द्वारा, तो नरेंद्र शाह के द्वारा तो नहीं की जा सकती, क्योंकि इसने मंडला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना कराई थी। ठीक है, इसने ओरछा के राजा राम मंदिर में राम भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं करी। मधुकर साहब बुंदेला के द्वारा ओरछा के राजा राम मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, कुंवर हरदौल, ठीक है, कुंवर हरदौल जो था ये काफ़ी लंबे समय तक जिया नहीं, बल्कि इसका जो बड़ा भाई था जुझारू सिंह बुंदेला, इसने इसको मरवा दिया था। ठीक है, क्यों मरवा दिया था? ऐसा कहा जाता है कि जुझारू सिंह बुंदेला की पत्नी के साथ कुंवर हरदौल के अनैतिक संबंध थे। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र में हमको ये मान्यता देखने को नहीं मिलती। कुंवरी गणेश, जी हाँ, कुंवरी गणेश जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, कुंवरी गणेश जो कि किसकी रानी थी? मधुकर साहब बुंदेला की रानी थी। ठीक है, क्या थी? मधुकर साहब बुंदेला की रानी थी। इसी के द्वारा क्या है, ओरछा के राजा राम मंदिर में राजा राम की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आचार्य केशव दास को किस राजवंश के राजा के राज दरबार में आश्रय प्राप्त था? बघेल, बुंदेला, गोंड, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? बुंदेला। जी हाँ, बुंदेला राजवंश के शासक मधुकर साहब बुंदेला के राज दरबार में आचार्य केशव दास को आश्रय प्रदान था। गोंड राजवंश के किस शासक ने अपने शासनकाल में मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था? क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? नरहरि शाह, नरेंद्र शाह, निजाम शाह, या नरेंद्र सिंह? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? राइट आंसर है नरहरि शाह। जी हाँ, नरहरि शाह ने अपने शासनकाल में मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, और इस युद्ध में नरहरि शाह मराठों से हार गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गढ़मंडला पे मराठाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 86वां पूछ रहा है कि बघेल राजवंश के उस राजा का नाम बताइए
जिसको सबसे पहले तानसेन, ठीक है, जिसने तानसेन को सबसे पहले अपने राज दरबार में आश्रय प्रदान किया था? राजा रामचंद्र, वीरभद्र सिंह, विक्रमादित्य या व्याघ्रपल्ली? ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है राजा रामचंद्र। ठीक है, राजा रामचंद्र ने क्या था, प्रसिद्ध गायक तानसेन को सबसे पहले अपने राज्य के राज दरबार में आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, जिनके अकबर के साथ काफ़ी अच्छे मधुर संबंध थे। फिर अल्प खां गोरी द्वारा निर्मित नर्मदा नदी के तट पर कब होशंगाबाद नगरी की स्थापना की गई थी? ठीक है, अल्प खां गोरी द्वारा नर्मदा नदी के तट पर निर्मित होशंगाबाद नगरी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1435 में की गई थी, 1631 में की गई थी, 1707 में की गई थी या 1637 में की गई थी? तो कब की गई थी? 1435 ईस्वी में की गई थी। फिर देखिए 88वें नंबर का क्वेश्चन, आसिफ खां की वापसी के बाद गोंडवाना का शासक चंद्र शाह को मान लिया गया और चंद्र शाह को मानने की मान्यता के बदले चंद्र शाह ने अपने पिता संग्राम शाह द्वारा जीते गए 52 गढ़ों में से 10 गढ़ आसिफ खां को प्रदान कर दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ है जो कि चंद्र शाह ने आसिफ खां को नहीं प्रदान किया था? राहतगढ़, ठीक है, क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? राहतगढ़, बाड़ीगढ़, चौकीगढ़, गणगनौर या ग्वालीगढ़? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ग्वालीगढ़। ठीक है, बाकी ये जो 4 गढ़ हैं ये आसिफ खां ने चंद्र शाह से ले लिए थे। अच्छा, कुल 10 गढ़ थे, तो 10 गढ़ में सारे 10 गढ़ों के नाम अगर आप में से कोई मुझको कमेंट में लिखकर बता सके तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से 10 गढ़ थे जो कि आसिफ खां को चंद्र शाह ने प्रदान कर दिए थे। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। ठीक है, 89वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ग्वालियर का किला, धार का किला, चंदेरी का किला या रायसेन का किला? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है चंदेरी का किला। ठीक है, चंदेरी का किला हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, जौहर कुंड इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। आपने पढ़ ही रखा है जौहर कुंड। फिर प्रश्न क्रमांक 90, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 90, राजधानी परिवर्तन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी जाते समय किस जिले के किले में विश्राम किया था? मंदसौर में, ग्वालियर के में, रायसेन के में, दतिया के में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो राजधानी परिवर्तन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी जाते समय इनमें से किसी भी किले में विश्राम नहीं किया था। ठीक है, किस में किया था? धार के किले में किया था। ठीक है, किस में किया था? धार के किले में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट फारुखसियार के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के एवज में सैयद बंधुओं द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र को मराठाओं को प्रदान कर दिया गया था? ठीक है, खानदेश व गोंडवाना को या बुंदेलखंड का संपूर्ण क्षेत्र या निमाड़ क्षेत्र या महाकौशल का क्षेत्र? ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र था ये था आपका खानदेश व गोंडवाना। ठीक है, खानदेश और गोंडवाना को सैयद बंधुओं ने मुगल सम्राट फारुखसियार के विरुद्ध सहायता प्रदान करने हेतु किसको प्रदान कर दिया था? मराठाओं को प्रदान कर दिया था। 93 नंबर का क्वेश्चन, बुंदेलखंड का युद्ध किस मुगल शासक की हार हुई थी? ठीक है, बुंदेलखंड के युग में किस मुगल शासक की हार हुई थी? तो किसकी हुई थी? औरंगजेब की हुई थी। ठीक है, छत्रसाल बुंदेला और औरंगजेब के मध्य बुंदेलखंड का युद्ध हुआ था। तेजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था तेजगढ़ का युद्ध? 1782 में हुआ, 1634 में हुआ, 1561 में हुआ या 1724 में हुआ? ठीक है, तो कब हुआ था? ये हुआ था 1782 में। ठीक है, तेजगढ़ का युद्ध हुआ था कब? 1782 में। ठीक है, किस के मध्य हुआ था? मराठाओं और गोंडों के मध्य हुआ था, दमोह जिले के तेजगढ़ नामक स्थान पे। महमूद खिलजी द्वितीय किसके समकालीन था? इब्राहिम लोदी के, अकबर के, रानी दुर्गावती के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो किसके समकालीन था? इब्राहिम लोदी की यह समकालीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। किस शासक के शासनकाल में बघेलखंड क्षेत्र का विलय भारत संघ में कर लिया गया था? ठीक है, अमर सिंह, भाव सिंह, विश्वनाथ सिंह, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है राजा मार्तंड सिंह जो थे
इनके शासनकाल में क्या था, बघेलखंड क्षेत्र का विलय भारत संघ में कर दिया था, जो कि बघेल राजवंश के अंतिम शासक थे। और इनके शासनकाल में भारत जो है ये राजतंत्रात्मक प्रणाली से बाहर निकलकर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रवेश कर चुका था। ठीक है, और यहीं से क्या आता है, ये कुछ समय के लिए सांसद के तौर पर भी खड़े हुए थे। ठीक है, कौन, राजा मार्तंड सिंह। निम्नलिखित में से कौन मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह से पराजित होने के पश्चात, ठीक है, औरंगजेब की सेना में जाकर भर्ती हो गया था? कौन था? फाड़ सिंह था, हरि सिंह था, नरेंद्र शाह था या रघुनाथ सिंह था? ठीक है, ये गोंड राजवंश की एक घटना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो है पहाड़ सिंह। ठीक है, पहाड़ सिंह जो था ये मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह से पराजित होने के पश्चात औरंगजेब की सेना में जाकर भर्ती हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 99वां, राणा कुंभा और, ठीक है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के बाद बनवाया था? ठीक है, सारंगपुर के युद्ध के बाद बनवाया, सारंगपुर के युद्ध के बाद बनवाया, चित्तौड़ के युद्ध के बाद बनवाया, मंदसौर के युद्ध के बाद बनवाया या गोगुंडा के युद्ध के बाद बनवाया था? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर के युद्ध के बाद बनवाया था। ठीक है, आपने खिलजी राजवंश पढ़ रखा है, वहाँ आपने देखा है कि खिलजी राजवंश के शासक महमूद खां खिलजी द्वारा चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा पर 2 बार आक्रमण किया जाता है, और इन दोनों ही आक्रमण के परिणाम स्वरूप राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा। ठीक है, जिस तो उसी समय ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 1442 में इसने पहला किया था और 1446 में इसने दूसरा किया था। उसी समय इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। फिर देखिए, पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना बुंदेला राजवंश के किस शासक के सहयोग से की गई थी? जी हाँ, पीताम्बरा शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक काफ़ी प्रसिद्ध आपका मंदिर है, और यहाँ पर ऐसा सुनते हैं कि हर शनिवार जाने की एक परंपरा सी रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध आपका मंदिर है। तो इसकी स्थापना बुंदेला राजवंश के किस शासक के सहयोग द्वारा की गई थी? तो देखिए 1935 में। ठीक है, कब? 1935 में, जो कि बुंदेला राजवंश का शासक शत्रुजीत सिंह बुंदेला था, इसके सहयोग से यहीं के एक संत जिनको सभी लोग स्वामी जी महाराज के कर पुकारा करते थे, इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी? पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश का एक काफ़ी ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वो कौन सी मध्यकालीन पुस्तक है जिसका संबंध गोंड राजवंश के शासक, ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सी मध्यकालीन पुस्तक है जिसमें गोंड राजवंश के शासक यादव राय के उत्तराधिकारियों के विषय में वर्णन मिलता है? ठीक है, तो जो कि जहांगीरी है, तवाकात नासरी है, तारीख फिरोज शाही है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है या फिर अकबरनामा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर जो है वो है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा में गोंड राजवंश के संस्थापक यादव राय के उत्तराधिकारियों के विषय में वर्णन मिलता है। और ये जो तवाकात नासरी नामक पुस्तक है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। जी हाँ, तवाकात नासरी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें इस्लाम के उत्थान के बारे में हमको वर्णन देखने को मिलता है कि किस प्रकार इस्लाम का उत्थान हुआ, फिर उत्थान के बाद इस्लाम के किन किन राजाओं ने शासन किया, और फिर किस प्रकार इस्लाम धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल के सभी शासकों के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। तो ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि इस्लाम के उत्थान के बारे में निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वर्णन देखने को मिलता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तवाकात नासरी है। ठीक है, और वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर है अकबरनामा। ठीक है, और सैयदुद्दीन हसन निजामी, ठीक है, सैयदुद्दीन हसन निजामी द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस मेरा आपसे विदा लेते समय एक छोटा सा आग्रह है। देखिए काफ़ी ज़्यादा
समय लगता है आपके लिए एक वीडियो बनाने में, और आप लोग जो है वो अब एक लाइक भी नहीं करते हैं और एक कमेंट भी नहीं करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आप एक छोटा सा सपोर्ट भी हमको नहीं करते हैं। अगर आप ये सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद हो सके कि हमारे लिए आपके लिए वीडियो बना पाना मुश्किल हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आप सब लोग आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह हम मध्य प्रदेश और जो कि MPPSC से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की लगातार क्लासेस लेके आते रहेंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आपको सभी सब्जेक्ट का ज्ञान कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।